हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गुआल स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आज हम बात करेंगे यहाँ पे मुगल वंश की साहित्य कला और चित्रकला। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में शासन व्यवस्था बताई थी, इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी और ये इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे और इनके जो पद थे उनको किस किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि इनकी जो शासन काल में जो चित्रकला या जो इनकी शिक्षा नीति थी वो कैसी थी। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो इनकी शासन व्यवस्था में जो चित्रकला है, अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, वो अकबर के बाद सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों। यानी कि अकबर एक खुद पढ़े एक ज्ञानी व्यक्ति थे और उनको क्या कहते हैं, उन्होंने अपने शासन के लिए अपनी जो भी वो मतलब जो भी व्यवस्था करते थे वो पहले अपने नवरत्नों से पूछते थे। जैसे कि आपको पता है उनके नवरत्न होते थे और नवरत्नों से सलाह मशवरा करके वो उस व्यवस्था को क्या करते थे, यहाँ पे लागू करते थे। दोस्तों ये आपको पता होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आज बात करेंगे हम इनकी शिक्षा व्यवस्था की। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनकी शिक्षा व्यवस्था, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे रही और इसको किस टाइप से अपनाया गया और इसको किस टाइप से लागू किया, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, आपके लिए डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रथम बार सुहरते आम विभाग प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, सुहरते आम विभाग प्रणाली की शुरुआत की थी शिक्षा विभाग के लिए। किसके लिए, किस विभाग के लिए प्रणाली शुरुआत की थी? ये सुहरते आम विभाग। यानी कि जब 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्टार्ट करता है, तो अपने राज्य के जो शिक्षा नीति की जो नींव रखता है वो किसके नाम से रखता है? सुहरते आम विभाग के नाम से दोस्तों। और इसी नाम से 1526 से लेकर लास्ट ये मान के चलेगा आप लोग की 1540 तक ये व्यवस्था हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलती है। यानी कि ये प्रणाली के अंतर्गत हमारी शिक्षा व्यवस्था चली रहती है दोस्तों। हालांकि इतना खास नहीं माना जाता इसको, बट कभी ये पूछ लेता है कि मुगल वंश की पहली शिक्षा नीति यानी कि शिक्षा रणनीति कैसी थी और वो किस तरह से लागू की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके पास ये आता है, सुहरते आम नीति या सुहरते विभाग नीति, या इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सुहरते आम विभाग पहली बार बाबर द्वारा प्रणाली शिक्षा के लिए क्या की गई थी, अपनाई गई थी दोस्तों। ये तो हो गया आपका मुख्य पॉइंट और ये आप लोगों से बार बार क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है। उसके बाद प्रथम शिक्षा प्रणाली फारसी भाषा में अपनाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुगल वंश में सबसे अधिक फारसी भाषा का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है और फारसी भाषा को यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली भी थी तो वो भी किसके अंतर्गत थी, यहाँ पे फारसी भाषा के अंतर्गत थी। यानी कि जो भी वो कुछ भी किताबें या अदरवाइज कोई भी शिक्षा नीति अपनाते थे तो उसमें सिर्फ एक ही भाषा का प्रयोग होता था जिसका नाम था फारसी भाषा दोस्तों। उसके बाद है उर्दू का अर्थ। ये मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि उर्दू का अर्थ क्या होता है। तो उर्दू का जो अर्थ बताया गया दोस्तों वो बताया गया है शाही सीवर। यानी कि अब ये भाषा बन चुकी है, लेकिन उस समय उर्दू को शाही सीवर के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था दोस्तों। ये हमारे स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस की एग्जाम या ग्रुप सी की एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है कि मुगल वंश के अंतर्गत यानी कि मुगल शासन के अंतर्गत उर्दू को किस नाम से जाना जाता था। तो उर्दू भाषा को किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पे शाही सीवर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। उसके बाद है शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मैंने आपको शाहजहां के जब शाहजहां का पाठ पढ़ाया मैंने आपको, उसके बारे में जब बताया तो उसमें भी मैंने बताया था इनको चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इनके काल को। और साथ में वास्तुकला यानी कि वास्तुकला के अंतर्गत जितने भी हमारे भारत में जो भी नई चीजें बनी हुई थी वो किसके अंतर्गत बनी हुई थी, शाहजहां के अंतर्गत दोस्तों। ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है मुख्य चित्रकार, यानी कि मुगल वंश में जो सबसे मुख्य चित्रकार थे वो कौन थे, मीर सैयद। ध्यान दीजिएगा कि जो मुख्य चित्रकार थे हमारे वो कौन थे, आपके मीर सैयद जी थे। और ये किसके शासन काल में थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे अकबर के शासन काल में दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अकबर के शासन काल में मीर सैयद क्या थे, यहाँ पे प्रमुख चित्रकार थे। और इन्हीं की चित्रकला में भारत में कई सारे, आगरा में या दिल्ली की बात करें या अदर जगह की बात करें हम, तो वहां पे जितने भी चित्रकारों की जो भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाती थी तो उस समय किसकी लगाई जाती थी, मीर सैयद की।
उसके बाद है प्रमुख संगीतकार जो थे हमारे, वो कौन थे दोस्तों? तानसेन थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अकबर का दरबारी था और उस समय ये एक सबसे प्रमुख संगीतकार थे और संगीतकार होने के साथ साथ यह अकबर के किसी विभाग की भी ये क्या करते थे, यहाँ पे शासन व्यवस्था करते थे दोस्तों। तो ये था हमारा मुगल वंश में चित्रकला, वो उनका वास्तुकला के बारे में और उनकी शिक्षा प्रणाली कैसी थी। और ये बाद में चलते चलते औरंगजेब के शासन व्यवस्था में ये पूरी रूप से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो आज पूरी तरह से हमने मुगल वंश की सारे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करवा दिए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को फिर भी कंफ्यूज होता है तो दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहां पे आपको किस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है, ताकि हम उसको आने वाली वीडियोस में आपको एक लाइन में पूरी रूप से क्लियर करा दे, ताकि आपको अच्छी तरह से उसके बारे में समझ में आए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा दोस्तों तो आप लोगों से प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको कंटिन्यू रोज टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। हमारा जो जीएस का पॉइंट चल रहा है दोस्तों, शाम को 5 बजे और 5 बजे में आपको ठीक 5 बजे आपको वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।